अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कुछ दिनों पहले मैं लाइव शो कर रहा था तो किसी ने मुझसे आके लाइव शो में सवाल पूछा। अक्सर सुनने में आता है कि जिन्नात इंसानों को अपने साथ ले जाते हैं, तो मज़हर साहब आपसे सवाल यह है वो कहाँ पे लेके जाते हैं। कई दफ़ा सुनने में आया कि एक लड़की को जिन्नात अपने साथ लेके गए और उसके बाद आज तक उस लड़की का पता नहीं लगा वो कहाँ गई है। तो कौन सी जगह है जहाँ पे वो जिन्नात उनको लेके जाते हैं। तो उसी वक्त मुझे एक स्टोरी याद आ गई और मैंने फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगी की ये सच्ची कहानी, इंतहाई खौफनाक कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। यही उनका जो सवाल था कि जिन्नात कहाँ लेके जाते हैं, इसी कहानी में आज आपको ये भी पता लग जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी को सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं तो यूट्यूब समझता है ये वीडियो बहुत अच्छी है और उसको वो आगे फैलाता है। तो रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरी ज़िंदगी से जुड़ी ये एक सच्ची कहानी है और ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन की 2 साल पुरानी कहानी है। मैं उस वक्त राजनपुर में था और रात का टाइम था। घर पहुंचा मैं खाना खाने के लिए और पूरी फैमिली दस्तरखान लगा के मेरा खाने पे इंतज़ार कर रही थी। मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। उसी वक्त मेरा कज़न मुजम्मिल भी आ गया। हम लोग गपशप करते होते थे, बैठते थे। तो खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने के लिए बाहर उठा तो मुजम्मिल मुझे कहता है क्या प्रोग्राम है, बाहर चलना है इस वक्त। तो उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से एक फैमिली बोल रही थी कि सर इमरजेंसी है, आपकी मदद चाहिए, हमारी बेटी के अंदर जिन्नात रहता है और इस वक्त वो हाजिर हो चुका है और हमारे घर में तोड़ फोड़ कर रहा है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप फ़ौरी तौर पर मुझे अभी कॉल मिलाइए, वीडियो कॉल कीजिए, इंशाल्लाह मैं मसला हल कर देता हूँ। मैं बाहर ही सहन में बैठ गया और उन्होंने उस वक्त मुझे वीडियो कॉल की। जैसे ही वीडियो कॉल की, कैमरा उस बच्ची के सामने लेके गए जिसके अंदर जिन्नात की हाजिरी हुई हुई थी, जो चीखो पुकार कर रहा था। उसके वजूद के अंदर वो लड़की नहीं, वही जिन ज़्यादा था जो उसके जिस्म में था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका हुलिया खौफनाक हुआ था और जिस तरह वो ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार कर रहा था, खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था, मर्दाना भारी भरकम आवाज़, तो मैं फ़ौरन समझ गया। तो मैंने गुस्से में उसको एक लफ्ज़ बोला, इधर देख। मैंने कहा मेरी तरफ देख। मैं एकदम गुस्से में आ गया, जेन्युइन गुस्से में आ गया कि ये तो बदमाश बना हुआ है। इधर देख, मैंने कहा मेरी तरफ देख। और उसने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसने इतने गुस्से में मेरी तरफ देखा कि सबको छोड़ के, जब उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी आंखों में देखा तो फिर मैंने उसको ऐसे हाथ का इशारा किया, रिलैक्स, बस बहुत हो गया, रिलैक्स रिलैक्स। अब वो लाल सुर्ख आंखें इतनी खौफनाक और भयानक थीं जो मुझे देखी जा रही थी और मैं उसको देखे जा रहा था कि वो ऊंचा ऊंचा सांस लेना शुरू हो गया। ऐसी भयानक आवाज़ थी, उसका हुलिया इतना खौफनाक हो चुका था कि मुजम्मिल कांपना शुरू हो गया। मेरा कज़न मेरे साथ आके बैठ गया था देखने के लिए, क्योंकि उसने जब कॉल मैंने अटेंड की और उसने सुन लिया था कि किसी के अंदर जिन्नात की हाज़िरी है। और जब मैं बैठ गया उसको कहा, मैंने कहा चलते हैं यार ज़रा 1 मिनट, ये मैं केस देख लूँ। तो वीडियो कॉल को वो भी देख रहा था और उसने जब देखा तो इतना कांप गया, खड़ा हो गया और सीधा कमरे में जाके बैठ गया। खैर मैंने उसको नॉर्मल किया, उसको रिलैक्स किया, वो बच्ची बेहतर हो गई, मेरे से बात हुई। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, मेरे साथ टाइम बना लीजिए, इंशाल्लाह ये जो केस है ये मुझे वापस लाहौर जाने दें। अभी तो मैंने नॉर्मल कर दिया है, लेकिन मुझे पता है जो भी इसके अंदर रहता है वो बहुत ताकतवर है और वो ऐसे नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं लाहौर चला जाऊँ, आप मेरे साथ लाइन अप कर लीजिए तो इंशाल्लाह मैं आपका ये मसला हल कर दूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। मेरी उनसे बात होगी, मैंने कॉल बंद की क्योंकि मैंने कहीं जाना था। तो अंदर गया, मैंने कहा मुजम्मिल कहाँ है, उसको मैं आवाज़ें दे रहा तो अंदर कमरे में बैठा हुआ। तो सारे घर वाले कह रहे हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है। कह रहे हैं आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी चीखो पुकार की, क्या हुआ है। मैंने कहा वो एक केस था। तो मुजम्मिल किधर है। कह रहे हैं वो तो डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डर गया है। कह रहा है भाईजान
जिस तरह बात कर रहे थे उसको डांट रहे थे। घर वाले भी परेशान हो गए, कहते हैं उसकी आवाज़ें हमने सुनी, हम भी डर गए। मैंने कहा ये तो ज़िंदगी की रूटीन है, चलता रहता है। तो मेरी सिस्टर कहती है भाई अपना ख्याल रखा करो, ये बहुत ख़तरनाक काम होते हैं। मैंने कहा सिस्टर आपको पता तो है, कब से इसमें इन्वॉल्व हूँ। खैर मुजम्मिल और मैं बाहर निकल गया और उसी टॉपिक पे बात करता रहा कि भाईजान मैं तो डर गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और वाकई उस रात को मुजम्मिल को मैं उसके घर छोड़ के आया, वो अकेला जाने को तैयार नहीं था। 11-12 बजे हम लोग अपने अपने घरों को जाते थे। खैर मैं लाहौर वापस आ गया और उनके साथ मेरा लाइनअप था और मेरा एक कमरा था मखसूस जहाँ पे मैं बैठता था और इस तरह के काम करता था। तो उनके साथ जो लाइनअप था उस दिन मैं बैठ गया, उनको कॉल की। और उसके बाद क्या हुआ अब इसको मैं आपको बजाय कि यहीं से सुनाऊं, मैंने कॉल की और मेरी उससे क्या बात हुई आपको कहानी के अंदाज में इसको पेश करता हूँ। इस बच्ची का नाम जिसके अंदर जिन्नात की हाजिरी थी, इसका नाम हम मारूख रख लेते हैं, तकरीबन करीब करीब नाम है। मारूख एक ऐसे घर में पैदा हुई जो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब नहीं थे, इतने दिल के अमीर थे कि दिन का खाना पूरा हो जाता था। मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले इंतहाई अच्छे लोग थे। माँ बाप की शादी के बाद पहली औलाद इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और बेटे के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी अता की। बेटी के बाद फिर से एक तीसरे नंबर पे उनकी बेटी हुई, चौथा उनका बेटा पैदा हुआ। लेकिन जो मारूख पैदा हुई वो बचपन से ही इतनी हसीनो जमील थी, इतनी खूबसूरत थी। बचपन से ही माँ बाप को अंदाज़ा हो गया था कि हम गरीबों के यहाँ लाल पैदा हो गया है, हीरा पैदा हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका कलर इतना सफ़ेद था, उसके गाल हमेशा लाल रहते थे, ऐसे जैसे खुदा ने उसको मेकअप करके भेजा हो। ये एक छोटे से गांव में रहते थे। बाप मजदूरी करता था और इतने पैसे कमा लेता था कि घर का गुजर बसर अच्छा हो जाता था। बेटा जवान हुआ, वो भी बाप का साथ देने लगा और वहीं पे मारूख जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका हुस्न और ज़्यादा निखरता गया। ऐसी खूबसूरत, ऐसी कि एक दफ़ा जो मारूख को देख ले वो अपनी आंखें झपकाना भूल जाता था। लोग कहानियों में कहते हैं चांद सा टुकड़ा, वो हकीकत में चांद का टुकड़ा ही थी, इंतहा की खूबसूरत। उसकी जितनी भी सहेलियां थी अक्सर उसको कहती रहती थी मारूख हमने आज से पहले तुझ जितनी हसीन लड़की नहीं देखी। हम तो मेकअप कर लें और तेरे सामने आके खड़ी होती हैं तो तू मेकअप के बगैर इतनी खूबसूरत नज़र आती है कि हमारा मेकअप भी तेरे पीछे फीका रह जाता। अब गाँव की लड़कियां कैसा मेकअप कर सकती हैं, हल्का फुल्का, लेकिन उसको कुदरत ने जो मेकअप होंठों पे पिंक करके उसके, और वाकई मैंने उनको देखा, मैंने तो उनका इलाज किया, उनके पिंक होंठ गालों पे ऐसे पिंक जैसे बकायदा किसी ने ब्यूटी पार्लर से तैयार किया हो उनको। वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती, ख्वाब देखती कि जैसी मैं खूबसूरत हूं मेरे लिए भी कोई शहजादा आएगा। हर लड़की अपनी जिंदगी में ये सपना देखती है कि मेरी जिंदगी में जो मेरा होने वाला पति देव होगा, जो होने वाला शौहर होगा, वो बहुत खूबसूरत होगा, मेरा ख्याल रखेगा। ये कई ख्वाब बुनती हैं लड़कियां, वैसे वो भी ख्वाब देखती। वो लड़कियां अक्सर खेलती, यहाँ तक कि जिस गांव में वो रहती थी, गांव के बिल्कुल पास ही, उनके घरों के पास ही काफ़ी दरख्तों का झुंड था, जहाँ पे लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा जजीरा सा छोटा बना हुआ था। वहीं पे एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था जिसका तना, नीचे वाला हिस्सा इतना बड़ा था जैसे 3-4 दरख्तों को इकट्ठा करके बनाया गया हो, इतना बड़ा था। तना जितना नीचे से बड़ा था तो ऊपर वो फैला हुआ भी उतना ज़्यादा था कि वो लड़कियां दिन को उसी की छांव के नीचे ज़्यादातर खेलती थी, क्योंकि उसने काफ़ी एरिया को ऊपर से घेरा होता था तो वो पूरा एरिया छांव में डूबा होता था। तो वो सारी सहेलियां उसी के नीचे खेलती थी। वहीं उसी पीपल के दरख्त पे जिन्नात का भी बसेरा था। ऐसे जिन्नात
जो पूरा एक कबीला रखते थे, एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में, वहीं पे उन्हीं के यहाँ एक नौजवान जो बिल्कुल, अच्छा जिन्नात की ये भी मैं आपको बता दूं, जो उम्रें होती हैं ये 1000 साल से भी ज़्यादा होती हैं और कुछ की उम्रें कम भी होती हैं, 3 साल 4 साल, डिपेंड करता है। जितने ये ताकतवर होते हैं उतनी ज़्यादा इनकी उम्र होती है। सबकी एक जैसी नहीं है, कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है। ऐसे ही है जैसे दुनिया में भी कई ममालिक में 100 से ज़्यादा उम्र लोगों की जाती है, 95 साल 100 साल उम्र होती है। पाकिस्तान में उम्र 55 साल बड़ी मुश्किल से होती है, 60 साल बड़ी मुश्किल से होती है। इसी तरह एज का इनके अंदर भी होता है, ये 500 600 साल 1000 साल इस तरह जीते हैं जिन्नात। तो उन्हीं में से एक नौजवान जिन्नात में से एक जिनज़ादा उसी फैमिली, उसी कबीला जो पीपल के दरख्त पे रहता था, उनसे मिलने के लिए आया। और उसी शाम उसकी निगाह मारुख पर पड़ गई। मारुख अपनी सहेलियों के साथ उसी पीपल के दरख्त के नीचे खेल रही थी और वो ऊपर मौजूद था कि तभी उसकी निगाह पड़ी और वो देखता रह गया। और उसने वहीं से बैठे हुए अपने वो जो करीबी उनके रिश्तेदार थे जो वहीं रहते थे, कबीला रहता है, लोग आते जाते, मतलब जिन्नात भी आते जाते हैं, मिलते हैं, तो उसने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने उसको बताया कि हमारे ही एक गाँव की एक लड़की एक फ़लाँ फ़लाँ घर में रहती है। जिन्नात ज़्यादातर दिन को आराम फरमाते हैं, सोते हैं, रात होते ही जाग जाते हैं, जबकि वो उस दिन जो आया था उनके मिलने के लिए वो शाम के टाइम आया था, जबकि बाकी सारी फैमिली एक किस्म का सो रही थी। और उसी का एक कज़न जिससे वो मिलने के लिए आया था, जिनज़ादा, वो जाग रहा था। तो तभी उसने कहा कि ये कौन है? उसने पूछा और उसने उसके बारे में बताया। मैं खुद इसको देखता रहता हूँ, इस पर जान कुर्बान करने को तैयार फिरता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये इंसान है और हमारे बीच में एक पर्दा है, दीवार है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन वो जिनज़ादा बोला, मैं तो इस पर अपना दिल हार चुका, मैं तो इसकी परवाह नहीं करूँगा। जहाँ से मैं आया हूँ, मेरे वालिदैन तुम जानते हो कबीले में बहुत बड़ा असरो रसूख रखते हैं, मैं जिनकी औलाद में से हूँ, वो कोई आम जिन्नात नहीं है, तो मैं ज़रूर इसको अपने साथ लेके जाऊँगा, इसको अपनी दुल्हन बनाऊँगा। तो वो उसका दोस्त, उसका कज़न बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इंसानों और जिन्नात के बीच में एक पर्दा है, तुम उस पर्दे को नहीं तोड़ सकते। उनके बीच में इस तरह की बातें होती रहीं। उसके बाद वो जिनज़ादा मुसलसल आता और मारुख को आकर देखता रहता। वो जब भी आता बैठा रहता और मारुख को मुसलसल देखता रहता। अब वो किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि उसको मौका मिले और वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर सके। कुछ अरसे के बाद इनके वालिदैन बेटे की ख्वाहिश पे, चाहता था बेटा, उनके कुछ रिश्तेदार शहर में रहते थे, बेटे का उनसे राब्ता रहता था और उनकी ख्वाहिश पे बेटा बार बार माँ बाप को राज़ी करने में लगा हुआ था कि हम शहर चलते हैं, वहाँ काम बहुत अच्छा है, कमाने को पैसे मिलेंगे, यहाँ छोटा सा गांव है, यहाँ पे मजदूरी में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत ही रूखी सूखी खा के हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम शहर चलते हैं, बड़ा शहर है। आखिरकार वालिदैन मान गए और यूं वो लोग शहर रवाना हो गए। वहाँ जाते ही उन्होंने अपना एक किराए का घर लिया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। बेटे ने बिल्कुल ठीक कहा था, वहाँ जाते ही बाप को भी बेटे को भी बहुत अच्छी मजदूरी मिल जाती थी। अब जब वो जिनज़ादा कुछ दिनों के बाद वापस लौटा, वो रोज़ तो नहीं आता था, कुछ कुछ टाइम के बाद आता था। वो जिनज़ादा जब दरख्त पे लौटा और उसी अपने कज़न से पूछा, कहाँ है वो महजबीन, वो मारुख? तो उसने बताया वो काफ़ी दिन हो गए हैं वो यहाँ नहीं आई, लगता है वो यहाँ से चले गए हैं। बाकी लड़कियाँ आती हैं खेलती हैं लेकिन वो नहीं आती, क्योंकि वो जो जिनज़ादा था मुस्तकिल तो वहाँ पे नहीं रहता था, बहुत दूर से आता था और बहुत दूर से उड़ के आता था अपनी फैमिली को मिलने के लिए। तो उसने कहा
मैं पता लगा लूँगा वो लोग कहाँ हैं। यूँ अब वो जो लंबे अरसे के बाद आता था अब गाहे बगाहे आने लगा और उन लड़कियों की बातों को सुनने लगा। तो तब उसको अंदाज़ा हुआ कि वो लड़कियां कह रही थी कि जब से वो गई हैं वो बहुत उदास हैं, उसके बगैर दिल नहीं लगता। तो उसको अंदाज़ा हुआ वो लोग एक फ़लाँ शहर का नाम ले रही थी कि उस शहर में चले गए हैं। अब वो जिनज़ादा अपने इल्म से, अपनी ताकत से, अपने जादू से उस शहर का पता लगा सकता था। वो बहुत ताकतवर था कि तभी उसको पता लगा, एक लड़की कह रही थी उसका भाई तो आया हुआ है मिलने के लिए, वो मेरे ख्याल में शायद कल वापस जाएगा, क्योंकि ये जो गांव का कच्चा इनका घर है ये बेचने जा रहे हैं, वो बेचने के लिए आया है, वो बेच के कल वापस चला जाएगा। उस जिनजादे ने जैसे ही सुना तो वो तैयारी कर चुका था कि ठीक है अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भाई कल रवाना होगा और मैं भी उसके साथ रवाना हो जाऊंगा। अगले दिन उसका भाई उस गांव से जब रवाना हुआ, जिस रास्तों से वो जा रहा था और बस में भी सवार हुआ, तो वो नहीं जानता था उस बस की छत पे कोई और भी सवार है जिसको कोई भी नहीं देख सकता। वो एक जिनजादा था और नीचे बस के अंदर मारुख का भाई बैठा था और ऊपर वो जिनजादा, यहाँ तक कि वो बस शहर पहुंच गई। और वो चलता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो पीछे जिनजादा भी देखता हुआ पहुंच गया और उसने उस घर को देख लिया जो अब मारुख का नया घर था। वहीं पे ही अब उसको इंतज़ार था किसी दरख्त का जहाँ पे वो अपना बसेरा कर सके, आता जाता रहे। और वहीं घर के कुछ ही फासलों पे 2-3 दरख्त लगे हुए थे, वहीं पे ही वो एक दरख्त पे पहुंचा। उस दरख्त पे और भी जिन्नात रहते थे। हर दरख्तों पे जिन्नात का बसेरा होता है, लेकिन ये बातें राज की बातें मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा। उस दरख्त पे वो कहता है जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे जितने भी जिन्नात थे मुझे जानते नहीं थे, लेकिन मैं एक बड़े बाप का बेटा था, एक ताकतवर कबीले के सरदार का बेटा था, इसलिए मेरा जब तारुफ हुआ, मैंने अपना बताया तो वो लोग खुशी खुशी मुझे मेहमान बनाने को तैयार हो गए। और यूं वहीं पे ही मेरी एक तो वहीं के ही जो जिन्नात थे दोस्ती भी हो गई। अब मेरा वहीं पे बसेरा हो गया और मैं अब जब भी महीने, 2 महीने, 15 दिन बाद जब भी मेरा आना होता मैं आता और आके मैं मारुख को देखता। मैं कोशिश कर रहा था कि अपने वालदैन को राज़ी कर सकूं, वालदैन को मना सकूं कि मैं एक इंसान ज़ादी को पसंद कर बैठा हूं और उससे शादी करना चाहता हूं और उसको अपने पास यहीं पे लेके आना चाहता हूं। वो जिनज़ादा वापस पहुंचा और अपने वालदैन से इस बात का जिक्र किया तो उसके वालदैन गुस्से में आ गए और बोले नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम जिनज़ादे हैं और हम किसी भी सूरत एक इंसान ज़ादी को कबूल नहीं कर सकते। हम आग से बने हैं और वो मट्टी से, तुम कैसे उसको अपने साथ रखोगे? तो वो बोला मैं एक इंसान का रूप धारूंगा, मैं एक इंसान के वजूद में हूँगा और शहज़ादा बन के उनके सामने जाऊँगा और जब उसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो कुछ अरसे बाद वो हमारी आदी हो जाएगी। मैं उसके सामने एक इंसानी रूप में ही रहूँगा और वक्त के गुज़रते समय जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो हमारे इस रहन सहन की, हमारे कबीले की भी आदी हो जाएगी। उसके वालिदैन ने सख्ती से मना कर दिया, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन वो मुस्तकिल अपने माँ बाप को ज़िद्द करके मनाने की कोशिश करता रहा और जब भी उसको टाइम मिलता वो वहीं उसी दरख्त पे पहुंच जाता जो मारुख के घर के करीब था और ऊपर बैठकर उसको देखता रहता। अक्सर उसकी घर की छत पे भी चला जाता और वहीं पे बैठ के मारुख को देखता रहता। तभी उसके कानों ने खबर सुनी, उसके वालिदैन आपस में बैठे बात कर रहे थे कि अब मारुख जवान हो गई है, बेटा भी कमा रहा है और अब हमें मारुख की शादी के बारे में सोचना चाहिए। शहर है, यहाँ पे गली के लोगों ने इशारों में, बाप कह रहा था, बातें भी इस तरह की कर दी हैं कि हम आपके घर रिश्ते के लिए आना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ज़रूर आएंगे। तो अपनी बीवी से कह रहा था कि अब हमें बेटी के बारे में सोचना चाहिए। तो माँ कह रही थी
हम कैसे बेटी की शादी के बारे में सोचें? अभी तो हमने बेटी का जहेज तक तैयार नहीं किया, कैसे रुखसत करेंगे? अभी तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमें पहले अपने आप को इस काबिल करना होगा कि बेटी को रुखसत करने से पहले कुछ उसका जहेज, सामान का बंदोबस्त कर सकें जो उसके साथ रवाना हो। और वो ऊपर जिन ज़्यादा बैठा सोच रहा था, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनके वालिदैन को अब शादी की फिक्र लाहक हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये फौरन मारूख की कहीं शादी कर दें। तो मारूख एक दिन अपने घर से निकली और वो इंसानी रूप धार के गली के दूसरे कोने से उस वक्त निकला जिस वक्त वो इंतज़ार कर रहा था कि गली वीरान पड़ी हो और कोई भी ना हो। वो किसी वक्त भी उसके सामने रूप धार के आ सकता था, लेकिन वो दिन के ही इंतज़ार में था जब अमूमन गली वीरान होती थी। और उस दिन उसने देखा वो घर से निकलने लगी है किसी काम से और गली वीरान पड़ी है, तो वो जल्दी से गली के दूसरे कोने पे पहुंचा। वहाँ पे एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान का रुख इख्तियार किया और चलता हुआ उसी तरफ जाना शुरू हो गया जिस तरफ मारूख चलती हुई आ रही थी। इस अंदाज में दोनों चलते हुए आ रहे थे कि दोनों का आमना सामना हो जाए। मारूख नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसने ऐसे अपनी निगाह ऊपर की तो उसने देखा कि सामने कपड़े तो उसके कोई शानदार नहीं थे, उन्हीं की तरह के कपड़े थे, लेकिन खाती पीती घर का लगता था। चेहरे को देखा तो वो देखती ही रह गई। ऐसा हसीन और जमील, ऐसा खूबसूरत, ऐसा खूबरू नौजवान उसने कभी नहीं देखा था। जैसी वो खूबसूरत थी कि इस महल्ले में आते ही लोगों के रिश्ते आने शुरू हो गए। तो पहली दफ़ा किसी को देखते ही वो अपना दिल हार बैठी। इससे पहले भी उसने लड़कों को देखा था, लेकिन वो देखते ही निगाहें झुका लेती थी। ऐसा नौजवान था जिसको सामने देखते ही वो अपनी निगाहें भी ना झुका सकी और आंखें झपकना भूल गई। उसने तो हमेशा अपने हुस्न की तारीफ़ें सुन रखी थी, वो नहीं जानती थी कोई ऐसा खूबसूरत नौजवान भी हो सकता है। और उसके कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो गए। उसको ऐसा लग रहा था कि इस नौजवान को मैं क्रॉस नहीं कर सकूंगी। मैं बस आंखें खोले पलके बगैर झपकाए इस नौजवान को देखती रहूं कि वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मारूख ने बगैर कोई लफ्ज़ कहे, बगैर पलकें झपकाए उसको खड़े होकर देख रही थी कि वो तभी बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो एकदम से मारूख को ऐसा लगा कि मैं एक मर्द से बात कर रही हूं। बेशक वो हसीन और जमील है, खूबसूरत है, लेकिन फिर भी एक मर्द है और मैं एक मर्द से मुखातिब हूं। तो एकदम से उसको शर्म आ गई। उसने सर पे अपना दुपट्टा ठीक किया और एकदम से आगे बढ़ गई, जैसे वो एक जादू से, एक सहर से निकल के आई हो। लेकिन कुछ कदम ही चली थी कि ऐसा लगा कि दिल तो पीछे रह गया। मैं तो अपनी शर्म की वजह से, माँ बाप ने जो तरबियत की है उस तरबियत की वजह से आगे तो आ गई हूँ, लेकिन वो तो पीछे रह गया जिसको दिल दे बैठी। तो एकदम मुड़ी और ना चाहते उसके मुंह से निकल गया मारूख, जबकि वो पहले से जानता था। तो वो बोला, मारूख, कल मैं इसी टाइम तुम्हारा उस सामने दरख्त के नीचे इंतज़ार करूँगा। क्योंकि वो जानता था इसी टाइम रश नहीं होता, इसी टाइम वीराना होता है। वो चली तो गई, लेकिन जानती थी जिस काम से निकली है वो उससे काम भी नहीं हो पा रहा। बार बार उसके दिमाग में उसी शहजादे की ख्यालात आ रहे थे। रात सारी वो सो ना सकी। वो बहुत खूबसूरत था। कौन है ये शहजादा? ये किसी शहजादे से कम नहीं है। इतने खूबसूरत बाल, इतनी प्यारी आंखें, ऐसा नाक, ऐसे होंठ, ऐसे नक्श। मैं तो कभी अपने आप को शीशे में देख के कहती थी कि वाकई मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन हकीकत में खूबसूरत तो वो है जिसको मैंने देखा है। और यूं ना चाहते हुए भी अगले दिन के लिए वो फैसला कर चुकी थी कि मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी। उसको ऐसा लगता था जैसे उसका अपना आप उसके कंट्रोल में ही नहीं है। और अगले दिन वो उठी, उसी टाइम उस दरख्त के नीचे पहुंच गई और वो दरख्त के पीछे ही खड़ा हुआ था। जैसे वो करीब गई, वो निकल के सामने आ गया कि बोला,
मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मारुख, कैसी हो? मारुख उसके करीब पहुंची और कहा, मैं ठीक हूं। उसने कहा, मारुख, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और ये बात मैं अपने घर वालों को बता चुका हूं, लेकिन अभी वो माने नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो एक ऐसी लड़की थी जिसको माँ बाप ने शर्म और हया सिखाई थी, वो कैसे इस बात का जवाब दे सकती? वो पल्लू से मुंह को छुपाना शुरू हो गई और गर्दन हिलाना शुरू हो गई कि हाँ। तभी वो उससे बोला, लेकिन एक और हकीकत भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वो चौंकी और उसकी तरफ देखा और वो कहा, बोलो। तो उसने कहा, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं, जब से देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सामने रूप धार के खड़ा हूं। मैं एक इंसान नहीं, एक जिनज़ादा हूं। वो एकदम से चौंकी कि ये वो क्या कह रहा है। उसकी आंखों में हैरत थी कि जिनज़ादा, क्या मतलब है इस बात का? उसने कहा, हाँ सही सुना तुमने, मैं इंसानों में से नहीं हूं, जिन्नात में से हूं, और रूप धार के इस वक्त तुम्हारे सामने आया हूं। पहली ही मुलाकात है और पहली ही मुलाकात में मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं। क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? अब वो कहती, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि फौरी इस चीज़ का कैसा जवाब दे। वो कुछ देर सोचती रही और जैसे ख्यालों में गुम सी हो गई हो कि क्या इसका जवाब दूं, एक जिन से ज़्यादा मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो उसने कहा, ठीक है, कल मैं तुमसे इस बात का जवाब लूंगा। वो वापस आ गई। वो शदीद उलझी हुई थी। घर पहुंची, माँ ने उसको देख लिया, बहुत बेटी उलझी हुई है, शाम को काम करते हुए देख लिया, उलझी हुई है। रात को सोते हुए भी माँ ने नोट कर लिया कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। और वो अगले दिन जब उसने उस नौजवान के पास पहुंचना था और उस जिनज़ादे को जवाब देना था, तो माँ उसके कमरे में दाखिल हुई। वो लेटी हुई थी। माँ ने कहा, मारुख, क्या हुआ है? मैं कल से नोट कर रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा उलझी हुई हो, क्या हो गया है तुम्हें? मारुख उठ के बैठी और रोना शुरू हो गई। माँ ने गले लगाया, उसको प्यार किया, चुप कराया और कहा, बोलो क्या हुआ है? उसने सारी बात माँ को बता दी कि माँ, मैंने उसको देखा, मैं देखना नहीं चाहती थी, वो बहुत खूबसूरत था और उसने मुझे बुलाया, मैं पता नहीं कैसे, जैसे मेरे ऊपर जादू हो गया। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं चली गई और उसने मुझे बताया वो जिनज़ादा है, मुझसे शादी करना चाहता है। माँ ने जैसे ही सुना तो माँ फौरन समझ गई कि बेटी के पीछे एक जिन आशिक हो गया है और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन बेटी से कहा, बेटी, ये सोचना भी मत, वो इंसान नहीं है, वो जिन है। अगर तुमने उसको अपनी असली हालत में देख लिया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। एक जिनज़ादा, एक जिन से तुम शादी करने जा रही हो। इससे पहले तो हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं है मेरी बेटी, नहीं ऐसा सोचना भी मत। या खुदाया, ये क्या हो गया? माँ कांपना शुरू हो गई। शौहर का इंतज़ार करने लगी, बेटे का इंतज़ार करने लगी। वो जैसे पहुंच गए और फौरी तौर पर रात को बेटे और बाप और शौहर दोनों को बता दिया कि ऐसे ऐसे एक जिनज़ादा बेटी से मिला है और वो बेटी से शादी की बात कर रहा है। क्या करें? तो बाप भी परेशान हो गया, बेटा भी परेशान हो गया कि जिन है, जिन से हम कैसे लड़ सकते हैं, तो क्या करें? तो बाप ने कहा, इसका हल यही है, जितनी जल्दी हो सके इसका रिश्ता ढूंढो और इसकी शादी कर लो। तो माँ ने कहा, बात तो वही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है देने को। तो उसने कहा, गरीब से गरीब लड़का ढूंढ लो जो कमाता हो इतना कि इसको दे सके, बस हम थोड़ा बहुत जो दे सकते हैं इसको देंगे, इसकी शादी कर देते हैं। और वहीं जहां उसने जाना था उसको बताने के लिए, वो दिन तो वो निकल गया, वो नहीं गई बताने के लिए, लेकिन अब उसने घर से निकलना छोड़ दिया। वो डर गई थी। माँ खुद डरी हुई थी। माँ हर वक्त बेटी के साथ चिपकी हुई थी, इधर आते जाते, इधर उधर, हर वक्त बेटी को देखती रहती, ये कैसी खबर है। लेकिन माँ के दिल में एक दफ़ा ये भी बात आई, उसको शौहर ने भी कहा कि बात सुनो, तुम भी एक दफ़ा तसल्ली कर लो, ये बेटी के साथ हुआ क्या है। वाक़या उसने सुनाया है, तुमने हमें भी बता दिया है, हम गरीब लोग हैं, ये इसको जानने की तो कोशिश करो, कौन है वो, क्या है।
तकरीबन बाप ने जैसे ही रात को कहा, उसी ही रात को बेटी के कमरे से एक चीख की आवाज़ आई और माँ और बाप दोनों जाग गए। बाप ने कहा उठो भागो देखो क्या हुआ बेटी को। माँ भागती हुई कमरे में गई और उसने जाके देखा, भाई भी उसका जाग गया। वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी, बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। और माँ जैसे ही उसके पास गई तो उसने डरते डरते बताया वो सामने दरवाजे में खड़ा था, अभी भी वो इस कमरे में है। तो माँ ने इर्द गिर्द देखा, कहीं कुछ भी नज़र ना आया। तो मैंने कहा कहाँ है वो? उसने कहा वो इसी कमरे में है। माँ को एक चीज़ महसूस हुई, कमरा बहुत गर्म सा हो रहा है। उसने कहा मैं भी अंदर दाखिल हुई, कमरा तपा हुआ है, कमरा बहुत गर्म सा हो रहा है। उसने कहा हाँ माँ वो यही है जिनज़ादा। और तभी उन दोनों माँ और बेटी ने एक साये को देखा जो इस अंदाज में ज़मीन पे खड़ा था कि उसके पाँव ज़मीन पे थे और उसका पूरा वजूद ऊपर छत तक गया हुआ था और वो उन दोनों के ऊपर झुका हुआ था। इतना बड़ा था कि उसका कद छत तक चला गया था और छत के साथ झुका हुआ खड़ा हुआ था। वो दोनों के मुंह से दोबारा चीख निकल गई और उसकी उसी वक्त आवाज़ आई, बाकायदा इंसानी आवाज़ में उसने कहा इसकी कहीं पे भी शादी की तो याद रखना मैं तुम लोगों के साथ ऐसा बुरा करूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं तुम लोगों को दुनिया जहान की हर दौलत ला दूंगा, दुनिया जहान की हर खुशी दे दूंगा, लेकिन ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसके बाद वो वहीं माँ बेटी को सीने से लगाए हुई, दोनों ने आवाज़ को सुन लिया, उसको देख भी लिया, दोनों के मुंह से चीखें भी निकल गई। और उसके बाद उन्होंने क्लियर देखा वो जो छत के साथ लगा हुआ था आहिस्ता 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 बिल्कुल इंसानी कद जितना हुआ और इंसानी कद के बाद बिल्कुल उसने वही रूप धार लिया जो मारुख ने देखा था। खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान और सामने खड़ा मुस्करा रहा था। उसकी माँ को भी दिखाना चाहता था कि देखो मैं इस वजूद के साथ हूँ। अभी आज रात ही उसके बाप ने कहा था मारुख के कि तसल्ली करो, वाकया क्या है। वो तसल्ली कराने आ गया था और उसी वक्त मारुख का भाई और बाप अंदर दाखिल हुए और उसी लम्हे वो गायब हो गया। मारुख के बाप ने पूछा क्या हुआ? मारुख कांप रही थी, उसकी बीवी भी कांप रही थी और मारुख की माँ ने जो कुछ मंजर देखा था उसके अपने बेटे और अपने शौहर को बता दिया। उसका बाप मारुख का वहीं कमरे में बैठ गया इस अंदाज में कि अब जितना जल्दी हो सके मुझे कुछ करना होगा। शहर में नए आए थे, कुछ मिलने जुलने वाले थे नहीं। तो वहीं पे बेटा बोला अब्बा मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ काम करता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे बात करता हूँ, उसको जहेज़ भी नहीं चाहिए होगा, हम सादगी से इसका निकाह पढ़ाते हैं और रुखसत कर देते हैं। वो भी गरीब हैं, शादी के लिए वो भी एहतमाम नहीं कर सकेंगे, तो यही करते हैं मस्जिद के अंदर इनका निकाह पढ़वाते हैं, खजूरें तकसीम कर देंगे और इसको रुखसत कर देते हैं। क्योंकि वो सब डर चुके थे कि एक जिनज़ादे को अभी देखा था, माँ ने भी देखा था, बहन भी देख चुकी थी। वो फंस गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कौन से माँ बाप इस तरह सुन सकते हैं कि उनके जिनज़ादा कोई जिन आके कहे मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा कल ही बात करो, उनको करो, 1-2 दिन के अंदर ही अगर वो कर सकते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसने कहा ठीक है माँ मैं बात करता हूँ। सुबह बाप और बेटा रवाने हुए और भाई सीधा अपने दोस्त के पास पहुंचा, सारी सूरत हाल उसको बताई। ये नहीं बताया जिनज़ादे वाली बात। उसने कहा यार हम गरीब लोग हैं, सादगी से बहन का निकाह करना चाहते हैं, रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गली के लोग भी आ रहे हैं, हम नए लोग हैं, उनको जानते नहीं हैं, तो रोज़ जो बजाय लोग हमें तंग करें, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन से शादी करो, हमें कोई कुछ भी ना तुमसे चाहिए ना हम कुछ देने वाले, हमें पता है तुम अभी खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते शादी का, तो सादगी से निकाह कराते हैं, उम्र तुम्हारी भी हो गई है, सादगी से निकाह कराते हैं। तुम अपने वालिदैन को बेशक कल ही मेरे घर भेजो, वो आएँ मेरी बहन से मिलें, देखें, तुम मुझसे तो मिल चुके हो, और उसके बाद जब कहें फौरी तौर पे हम चाहते हैं, लोग तंग कर रहे हैं हमें, हम तुम्हारे साथ निकाह पढ़ा देते हैं मस्जिद में। वो लड़का खुश हो गया कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी।
वो भी एक गरीब फैमिली से था, अच्छा लड़का था। उसने कहा मैं कल ही अपने माँ बाप को भेजता हूँ। और उसी लम्हे मारुख अपने कमरे में, माँ ने उसे कहा प्लेट लेके आओ। दिन का टाइम था, वो अंदर प्लेट लेने के लिए गई तो बाहर नहीं निकली। तो माँ ने आवाज़ें दी, मारुख आ भी जाओ, मारुख आ भी जाओ। 2-3 दफ़ा आवाज़ें नहीं तो माँ गुस्से हो गई, पता नहीं इस लड़की को भी क्या होता है। माँ जब अंदर कमरे में दाखिल हुई तो मारुख बिस्तर पर उल्टे मुंह पड़ी थी और उसके हाथ पांव टेढ़े हो चुके थे। मुंह के बल जिस तरह इंसान गिरता है, इस तरह मुंह के बल गिरी पड़ी थी, उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए थे। माँ भागी अपनी बेटी के पास, लेकिन जैसे अपनी बेटी के पास की उसको सीधा करने की कोशिश की तो देखा उसके हाथ पांव जिस तरह मुड़ चुके हैं। बेटी बेटी नहीं है, इस वक्त उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी हैं। और जैसे मुश्किलों से माँ ने बेटी के वजूद को, जो इतना भारी भरकम हो चुका था, मुश्किलों से सीधा किया तो माँ ने देखा बेटी की आंखें उलट चुकी हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी हैं। बेटी एक अजीब सी हालत में आ गई है। और तब बेटी के अंदर से आवाज आई, अब ये मेरी हो गई है। तुम्हें कहा था ना ये मेरी है, तुम इसकी शादी करना चाहते थे, अब मैंने इसे हासिल कर लिया है। आज से मैं ही इसके वजूद के अंदर रहूंगा और इसी के साथ मैं ही रहूंगा और इसको साथ ले जाऊंगा। अब ये मेरी है। अगर तुमने ज़रा भी कुछ किया तो मैं इसको मार डालूंगा और मार के इसके वजूद से इसको अंदर निकाल के ले जाऊंगा। वजूद तुम्हें दे जाऊंगा, इसको अंदर से मैं निकाल के ले जाऊंगा। मां बेचारी सर पकड़ के बैठ गई। बेटी इसी तरह लहराती रही, सर बाल खोले, दुपट्टा उसका गिरा हुआ था, हाथ पांव मुड़े हुए थे और वो इसी तरह आवाज़ें निकालती बैठी रही और उसके बाद गिरी और बेहोश हो गई। उसके बाद जब उठी, होश में आई तो माँ को देख के परेशान हो गई कि माँ क्या हुआ है, आप क्यों बैठी हैं, आप रो क्यों रही हैं। बेटी नहीं जानती थी अभी उसके साथ क्या हुआ है। रात को जब बाप और भाई भी पहुंचे तो माँ ने बताया वो जालिम जिन बेटी पे कब्जा कर चुका है। और आज जैसे मैंने बेटी की हालत देखी है, मना कर दें बेटे को कहा उन रिश्ते वालों को, वो कल हमारे घर ना आए। तुम बता रहे हो कल वो आएंगे, वो हमारे घर ना आए, मार देगा हमारी बेटी को। आज उसने मुझे अपनी झलक दिखा दी है। बहन खिड़की से ये सारी बातें सुन रही थी कि आज वो झलक दिखा गया है। आज उसके वजूद के अंदर वो आया था और बोल रहा था। वो नहीं जानती थी, वो चलती हुई सीधी माँ बाप बहन भाई के सामने आ गई, जहाँ भाई भी बैठा था और बाकी बहन भाई भी। उसने कहा मैं उससे नहीं डरती, वो कुछ नहीं कर सकता मेरा, मैं बहादुर हूं, आप लोगों को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी लम्हे माँ बाप के सामने खड़े खड़े उसके जिस्म ने झटके लेने शुरू कर दिए और झटके लेते लेते बिल्कुल सेम उसकी वही हालत हो गई जो दिन को हुई थी, जो माँ ने देखी थी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो गई, सफ़ेद हो गई, हाथ पांव मुड़ गए और उसके बाल खुल गए और उसके अंदर से कोई और बोल रहा था। और वो जो बोल रहा था सिर्फ उसने इतना कहा कि बस आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, फिर कोई भी हरकत की, ये मेरी है, कोई भी हरकत की तो इसके वजूद को मार के यहीं फेंक जाऊंगा, इसको अंदर से निकाल के ले जाऊंगा। अब ये मेरी है, मेरी रहेगी। और जितना वो भारी भरकम आवाज़ में बोल रहा था, जिस तरह उसकी आवाज़ गूंज रही थी और जिस तरह उसके हाथ पांव मुड़े थे और जिस तरह वो टेढ़ी मेढ़ी हो के बहन खड़ी थी और अंदर से वो बोल रहा था, वो सब डर गए। माँ तो पहले ये मंजर देख चुकी थी, डरी हुई थी। बाप और भाई बाकी बहन भाई भी शदीद डर गए। अब सारे सर पकड़ के बैठ गए। अब वो वहाँ खड़ी रही और इसी तरह उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए कि उन्होंने देखा कि वो फिर एकदम से गिरी है ज़मीन पे। घुटने उसके ज़मीन पे जाके लगे हैं, चोट लगी है उसको घुटनों पे और उसके बाद धड़म से ज़मीन पे गिर गई है। माँ बाप भाई बहनें भागे हैं उसको उठाने के लिए।
मुश्किलों से उसको उठाया, उसके मुंह से झाग निकल रही थी, उसकी हालत ख़राब थी, उसको मुश्किलों से पढ़ते रहे हैं। भाई ने कहा, बाप ने कहा पढ़ो इसके ऊपर, बाप पढ़ रहा, माँ पढ़ रही, सारे पढ़ते ना, उसको फ़र्क ही कोई नहीं हो रहा। उस तरह उसके मुंह से झाग निकल रही है, उसके हाथ पाँव टेढ़े मेढ़े वो पड़ी हुई है। मुश्किलों से उन्होंने उसको चारपाई पे लिटाया। उसका वज़न इतना भारी हो चुका था कि वो सोच भी नहीं सकते थे। और वो रात जब बहन भाइयों ने सब ने इस अंदाज में उसको इस हालत के बाद देखा, तो उसके बाद फिर मुस्तकिल वो इसी हालत में रहनी शुरू हो गई। वो दूसरी दफ़ा हुआ था और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब कुछ देर के लिए वो होश में आती, नॉर्मल होती, ज़्यादातर उसके हाथ पांव टेढ़े पेढ़े रहते और वो बिस्तर पे पड़ी रहती। परेशान हुए, इर्द गिर्द हमसायों को बताया कि बेटी पे इस तरह हाज़िरी आ गई है, क्या करें। किसने कहा फ़लाँ बाबा है, किसने कहा फ़लाँ है, किसने फ़लाँ है। बेचारे गरीब लोग थे, क्या कर सकते थे। फ़ौरन जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, बेटी को इलाज के लिए लेकर निकल पड़े। अक्सर पीर फ़कीर के पास गए जो ढोंगी थे, ड्रामेबाज थे, उन्होंने पढ़ाई शढ़ाई की, कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसी की वैसी टेढ़ी मेढ़ी रही। 2 जगह वो बताते हैं ऐसी हैं जहाँ पे गए बाकायदा तौर पे। एक शख्स ऐसा था, काला जादू करता था, जिसके पास लेके गए थे। उसके पास गए, उसने पढ़ाई की, कुछ देर पढ़ता रहा, उसके बाद उसने झटका लिया। उसके वजूद को कहते हैं हमने देखा बाकायदा झटके लगे हैं, अच्छे खासे उसके वजूद को झटके लगे हैं। उसने कहा पानी लेके आओ। अपने चेले से कहा, वो उसके लिए पानी लेके आए। उसके वजूद को झटके लग रहे थे, उसने पानी में पढ़ा। पढ़ने के बाद जल्दी से खुद भी थोड़ा सा पानी पिया और पानी के छींटे उसने मारुख पे फेंके। लेकिन वो कहते हैं माँ बाप जैसे ही उसने छींटे फेंके हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो काले जादू वाला उड़ा है, बाकायदा उड़ता है जैसे बंदा, ऐसे उछला है और पीछे ठा करके दीवार के अंदर जाके लगा है और उसका सर दीवार में लगा है, नीचे गिर गया। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था और उसके बाद उठा है, उस जगह से उठता बाकायदा भागता हुआ वहां से निकल गया है। तो चेलों ने कहा उनका तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो, आप चलो चलो यहाँ से जाओ, इनको जाओ, इनको भेज दिया। अगले दिन उसका बाप उसके पास गया पूछने के लिए कि सरकार क्या हुआ। तो उसने कहा भाई मैंने बड़े से बड़े जिन निकाले हैं, मैं काला जादू करता हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना ताकतवर है, इससे पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं है, ये मार डालेगा, ये मार डालेगा, ये बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हें मशवरा दूँ, वो जो चाहता है उसकी बात मान लो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को ये मार डालेगा। अब तुम्हारी बेटी टोटली उसके कब्जे में है, इसके कब्जे से निकल नहीं सकती। मेरे इल्म ने इतना मुझे बता दिया, बहुत ताकतवर है और टोटल इसके कब्जे को अंदर आ चुकी है। किसी बड़े कबीले का ये जिन है। घर ले आए, फिर इधर उधर टोट के ये वो जो दुनिया उनको कहती रही, वो बेचारे उस तरह करते रहे, लेकिन कोई हल नहीं, मारो वैसी ही रही। फिर कुछ अब खाती पीती माँ उसको खा पिला देती, यहां तक कि उसका पेशाब वगैरह बिस्तर पे ही निकल जाता। अब वो जिस कमरे में होती थी, वो स्मेल से भरा हुआ कमरा था, वहीं वो रहती। माँ थी, बेटी, ये कितनी हसीन और जमील, अब चारपाई पे पड़ी होती, उसको कोई होश ना होता, माँ उसको खिला देती, कभी होश में आती तो थोड़ा सा खुद खा लेती, लेकिन होश में भी जब आती थी तो इस तरह नहीं आती थी कि उसके हाथ पाँव सीधे हो जाए, हाथ पाँव उसके टेढ़े रहते थे, मुंह टेढ़ा रहता था। माँ से कोई बात कर लेती थी, जैसे बात से पता लगता था कि होश में आ गई है, कुछ थोड़ा सा बोल रही है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दे देती, वो खिला देती, इस तरह सिर्फ होश में आती, हाथ पांव टेढ़े रहते। फिर कुछ अरसे के बाद उनको पता लगा कि फलां एक दरबार है, वहाँ पे एक शख्स बैठता है, वो बहुत नेक शख्स है, उससे बड़े बड़े लोग ठीक हुए हैं और कई लोग उसके पास गए हैं जिन्नात के लिए, और वो हाजिरी करवाता है, जिन्नात निकाल देता है। ये लोग उसके पास लेके गए। जब वहाँ ये दरबार के बाहर ही थे, ये उतरे हैं रक्शे से, और जैसे ही ये दरबार के अंदर लेके जाने लगे हैं तो वो शख्स जो बैठा हुआ था वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और एकदम से बोला कौन आ रहा है, देखो बाहर कौन आ रहा है। तो चेले जो थे उनके, वो जो उसके पीर साहब के थे मुरीद, वो जल्दी से कहें देखा एक लड़की को उसके माँ बाप पकड़ के ला रहे हैं, उसके हाथ पांव टेढ़े हैं, और तभी वो समझ गए यही आ रही है। भाग के बताया सरकार कोई लड़की है और उसको लेके आ रहे हैं। तो उसको जैसे उसके पास लेके उसने हाथ खड़े कर दिया, कहता नहीं इसको वापस ले जाओ।
इसको वापस ले जाओ। मैं अभी बैठा ही था कि वो बाहर से इसको लेके आयो, तो मेरे इल्म ने मुझे बता दिया कोई ताकतवर आ रहा है। हाँ, मैं लोगों के इलाज करता रहा हूँ, हाँ मैं लोगों की हाज़िरियाँ करवा के जिन निकाल देता हूँ, लेकिन उसकी ताकत का अंदाज़ा मुझे यहाँ से पता लग गया कि जब तुम लोग अभी दाखिल भी नहीं हुए थे तो मैं खड़ा हो गया था अपनी जगह से कि ये कोई बहुत ताकतवर आ रहा है, मैं इससे लड़ाई नहीं मोल सकता, ये बहुत ताकतवर है, मेरा इल्म इतना नहीं है, इसको किसी और के पास ले जाओ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ये मुझे नुकसान पहुँचा देगा। आप लोग इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैंने, आप लोग कभी दाखिल नहीं हुए थे, किसी को भेज दिया था मुरीदों को कि जाओ देख के आया कौन आया है, मेरे हाथ जुड़े हैं, इसको वापस ले जाओ, ये बहुत ताकतवर है। क्या करते बेचारे, माँ बाप थे, उसको वहीं से वापस ले गए, घर आ गए, फिर वही चारपाई, वही कमरा, वहीं उस कमरे में वो बंद होती मारो, कोई होश नहीं, बदबू से भरा हुआ कमरा, उस कमरे में हर वक्त अंधेरा रहता, उस लम्हे उसके ऊपर क्या हो रहा है, वो कौन सी दुनिया में है, वो क्या कर रही है, कोई भी नहीं जानता। वो गरीब लोग, मजदूरी करने वाले लोग जो एक बेटी का रिश्ता ही करना चाह रहे थे और क्या करना चाह रहे थे। अब बेटी थी, बंद कमरा था, और मुड़े हुए हाथ, मुड़े हुए पैर के साथ, वो जिसके गाल पिंक थे, जिसके होंठ पिंक थे, जिसको खुदा ने मेकअप करके भेजा था, आज ऐसा चेहरा हो गया था, हड्डियों का ढांचा, हड्डियां ही हड्डियां निकल आई थी, खाना पीना तो प्रॉपर था ही नहीं, कभी कभी होश में आती थी तो लुक में चबा लेती थी, वरना माँ जूस या लिक्विड टाइप कोई चीज़ उसके अंदर डालती थी तो वो पी लेती थी, या ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालते थे। चबाने वाला तो काम ख़त्म हो गया था। रोटी खाना, जो उनके यहाँ तो ताकतवर चीज़ रोटी समझी जाती है, गरीबों के यहाँ रोटी तो सिर्फ उन लम्हों में खाती थी जब वो माँ को कहती थी माँ भूख लगी है, रोटी दे दो। उस वक्त माँ को पता लगता होश में, और माँ उसको रोटी देती और वो खा लेती, वरना कोई जूस वगैरह ही उसके अंदर डालते, दूध वगैरह डाल दे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक और उनको पता लगा एक ऐसा शख्स है, क्योंकि इस कहानी के हवाले से शहर और सारा मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे, मैं इसको रिकॉर्ड भी करना चाहता था, ये सारे मंजर जो एंड में आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी कहानी को एंजॉय करें, आपको मैं सारा बताता हूँ मुझे कैसा पता लगा ये सारी बात जो मैं सुना रहा हूँ आपको। मैंने तो एक कहानी का रूप इसलिए किया कि ये सारे मंजर मुझे जो पता लगे थे, तो मैंने तरतीब खुद दी है ताकि आपका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। खैर, वो फिर उस बेचारी का वही हाल, वो अंदर पड़ी हुई है, और कहीं उसके भाई को किसी ने कहा कि जी एक मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि उनको इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था रिश्ते के लिए क्या बना, तो उनको बता दिया था भाई ने कि यार वो हमारी बहन पे पता नहीं क्या हुआ, बहुत खूबसूरत थी, तो हम इसलिए तो जल्दी शादी करना चाहते थे, वो बहुत खूबसूरत थी, रोज़ रिश्ते आ रहे थे, तो खूबसूरती भी कभी कभी वबाल जान बन जाती है। तो उस पर एक जिन आशिक हो गया है, और उसके अंदर जिन आ गया, और उस जिन ने उसके जिस्म पे कब्ज़ा कर लिया है उसकी खूबसूरती की वजह से। तो वो दोस्त भी जानता था कि यार ये मेरी शादी करना चाहते थे, और वो जिन के अंदर आ गई है। तो कुछ अर्से के बाद उसने बताया कि यार एक में हमारे मिलने वाले हैं, वो एक ऐसे पीर साहब को जानते हैं जो बहुत पहुँचे हुए हैं, अगर तुम कहो तो हमारे भी वो मिलने वाले हैं दूर के, उनको आपके घर लेके आएँ। उसने कहा यार हम तो सारे इलाज करा चुके हैं, जो भी जाते हैं बड़े से बड़े वो डर जाते हैं। वो कितनों के पास लेके गए थे, ये तो मैंने दो आपको वाक़या सुना है ना, वो कितनों के पास लेके गए थे। तो उसने कहा यार ले आओ, अगर हल हो सकता है तो हमें और क्या हो सकता है। तो उस लड़के ने, वो कोई पीर साहब थे, उनसे बात की और उनको वो घर लेके आ गए। जब वो उनके घर आए तो वो घर में जैसे ही दाखिल हुए पढ़ना शुरू हो गए, पढ़ते हुए फूंके मारते हैं, कभी दीवार पे फूंके मारे, घर वाले देख रहे हैं, फ़ौरन कहते हैं एक पानी लेके आओ। वो पानी लेके आए, पानी को दम किया उन्होंने, पानी के ऊपर फूंक मारी। उसके बाद उनको कुछ अमलियात की चीज़ें होती हैं वो मंगवाई, उन्होंने कहा वो भाग के ले आओ। एक इत्र था, काला इत्र होता है, और एक और अमलियात की चीज़ थी, वो मंगवाई, वो भी लेके आए। उस बंदे को मुझे लगता है उसको काम आता था, जिसने चीज़ें मंगवाई थी ना उसको आता था काम। उसने मंगवाई, पानी शानी पढ़ा, इधर उधर किया, और पढ़ते पढ़ते उसने कहा ये है ना कमरा जहाँ पे वो लेटी है। उसने कहा हाँ जी यही है। उन्होंने कहा चीज़ें मुझे दे दो। उसने एक चीज़ अपने हाथ पे बांध ली और उसके ऊपर इत्र सारा लगा दिया। वो काम, मतलब उसका इल्म था उसके बाद, लेकिन ताकतवर नहीं था वो। उसने वो बांध दिया और उसके ऊपर इत्र लगा दिया,
और उसके बाद पढ़ता हुआ वो दरवाजे के अंदर दाखिल ही हुआ था कि वो उठ के खड़ी हुई थी। माँ बाप कहते हैं हमने देखा वो उठ के खड़ी हुई थी मारूख, और उसी वक्त वो गुस्से में बोली बंद कर इसको और निकल जा कमरे से। तो वो पढ़ता रहा, डरा छड़ा नहीं, कॉन्फिडेंस में खड़ा होता, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए, सर पे सफ़ेद कैप उसने पहनी हुई, और वो अपना पढ़ता रहा। और वो जो उसने लगाया हुआ था उसको ख़ुद भी सूंघे और उसके आगे करे इस अंदाज में कि इसको खुशबू जाए जो सामने हाजिर हुआ है। उसके बाद उसने जो पानी का पकड़ा हुआ था उसने पानी पकड़ा और यूँ छींटे मारने शुरू कर दिए इस तरह इधर दीवारों पे, और उधर से उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई। कहते हैं हम दिल हमारा वो हो गया कि भाई ये कोई मजबूत आया है, वो डर रहा है, चीखें मार रहा है। अंदर अब वो चीखें मार रहा था, बेटी के अंदर उसी की आवाज़ थी, और वो यूँ पानी दीवारों पे फेंक रहा था, वो चीखें मार रहा था। हम समझे थे वो डर के चीखें मार रहा है और वो गुस्से में चीखें मार रहा था, तभी उसकी आवाज़ आई तेरी इतनी जुर्रत। और कहते हमने देखा यूँ हाथ बढ़ाया है मारूख ने और उसकी गर्दन में हाथ डाला है और उसको ऊपर उठा लिया है। हमारी आंखों के सामने उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसको यूं ऊपर उठा लिया। अब उसका अंदर से आवाज़ आ रही खा 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 खा, उसको सांस नहीं जा रहा, ऐसे उठाया, कह रहा है तू आज जिंदा बच के नहीं जाएगा। और उसको ऊपर उठाया, वो तड़प रहा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, आगे जाएं तो हमें भी डर लगे क्या है क्या नहीं। तो उसी वक्त उसने जिस तरह उसको उठाया हुआ था, काफ़ी ऊंचा इस तरह हाथ उसका था, उसने उसको उठाया हुआ था, पकड़ के किस तरह यूं मारा है दीवार में, वो डज करके दीवार में लगा है, ज़मीन पे गिरा है बेहोश। अब हम लोग कांप रहे कहीं मर ना गया हो, तो अब तो एक और केस बन जाएगा हमारे ऊपर। क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि बेटी के ऊपर ये था, कोई हमारी बात को यकीन करे ना करे, तो मर गया। तो कह रहे हम कांप रहे, कुछ नहीं कर रहे, और वो सामने गुस्से में खड़ा हुआ है और कह रहा है तुम लोगों की जुर्रत ये कैसे हुई किसी को बुलाने की? अब कोई आया तो मैं उसको भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। उसके बाद वो वापस गई है, वापस जाके अपनी चारपाई पे लेट गई है, आंखें खुली हुई हैं और लेटी हुई हैं। कह रहे हम परेशान, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। हम बाहर खड़े हुए हैं, वो अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, मर गया है, क्या हुआ, इतनी ज़ोर से उसने उसको मारा था। सर उसका लगा था लेकिन कमर पहले जाके लगी थी, सर भी लगा था लेकिन खून वगैरह नहीं निकला था, लेकिन वो बेहोश पड़ा था या मुर्दा था। हम तो बाहर खड़े कांप रहे थे कि थोड़ी देर के बाद हम बाहर ही खड़े थे कि हमने देखा वो उठाए वहाँ से, वो पीर मेरे ख्याल में, और एकदम हमें भागता हुआ नजर आया, हमारी आंखों के सामने भागता हुआ शां करके निकल गया। हमने ना उसको आवाज़ दी ना उसको रोका, वो शां करके निकल गया। उसकी जूतियाँ वहीं पड़ी रह गई हैं, वो जूतियाँ उसकी पड़ी रह गई, भाग गया वो। हमने कहा शुक्र है चला गया, हम तो सोच रहे थे मर गया हमारे ऊपर, ये तो एक नया कट्टा खुल जाएगा। वो भाग गया, हमने कहा जाने दो। अब उन्होंने नाम लेना छोड़ दिया। किसी पीर फकीर का होता, कोई कहता जी फलां है, वो कहते नहीं जी हमें नहीं दिखाना, बस ठीक है, अल्लाह ने यही लिखा हुआ है तो ऐसे ही होगा, अल्लाह की जब रज़ा होगी हो जाएगा, हमें इलाज नहीं कराना। कोई कहते जी हमें इलाज नहीं कराना। वक्त इस तरह गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मरने के करीब हो गई, उसकी ढांचा हो गई ना बिल्कुल मारो ढांचा। तो वहीं उनके भाई को, वो सुनता ही नहीं था इस टॉपिक पे, बात ही नहीं करता था। तो एक दिन उनके भाई के अल्फाज हैं कि वो एक उनका दोस्त एक शो देख रहा था मेरा, तो मोबाइल पे उसने भी देखा, तो उसने कहा ये क्या, उसने कहा यार शो देख। उसने उसको कोई दावत शावत नहीं थी, शो दिखाया, तो उसने उसको शो दिखाया और शो वो देखता रहा। उसने कहा यार बंदा तो बड़ा दिलेर है, ये मेरा ही शो था, राज प्रोग्राम। ये उनके अल्फाज है बाखुदा जो उन्होंने कहे, मैं लफ्ज़ टू लफ्ज़ वही कहूँगा कि उन्होंने कहा जी ये बंदा तो यार, उसके भाई ने कहा मारो कि बंदा तो बहुत दिलेर है। उसने कहा दिलेर नहीं यार, ये बड़ा इल्म वाला बंदा है। तो उसकी और वीडियोस वो देखता गया, इस तरह देखता गया जैसे रब ने उसके अंदर डाला हो। तो उसने कहा यार इस बंदे से कैसे रब्ता हो सकता है। तो वो लड़का पहले उसको मशवरे दे चुका था फलां के, वो सुनता ही नहीं था। यहाँ वो कहता है, लड़का कहता है मैं खुद भी परेशान हो गया कि ये कैसे कह रहा है, तो नाम नहीं सुनना चाहता पीर फकीर का। तो उस लड़के ने कहा उसको यार तू तो नाम भी नहीं लेता, कहता है नाम भी ना लो किसी पीर फकीर का। उसने कहा यार पता नहीं इस पर कोई दिल कह रहा है, ये बंदा कौन है, इससे कैसे रब्ता हो सकता है। उसने कहा यार इससे रब्ता नहीं होता, बड़ी दुनिया इसको कॉलें करती है, इससे रब्ता नहीं होता, बाकी नसीब की बात है, कोशिश कर, कॉल मिला, इसको कॉल नहीं उठाता, ये कॉल उठा ले तो तेरा काम हो जाएगा। उन्होंने मुझे कॉल मिलाई अल्लाह की तरफ से। रात को वो घर गया, माँ बाप को बताया सारा कुछ ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा बेटा कॉल मिला के देखो, अगर तुम्हारा दिल मान रहा है तो क्या हो सकता है। तो बाप ने भी कहा यार दिल मेरा भी ज़रा डरा हुआ है, देख लो इस तरह ना हो कि काम ख़राब हो जाए बेटी को। वैसे उसने कहा अब्बा वैसे भी तो मर गई है, ढांचा हो गई है,
तो इसमें करने को क्या है, मेरे दिल में आया तो करने दें। इन्होंने रात को कॉल मिलाई, वो टाइम होगा कोई 9 साढ़े 9 बजे का, उन्होंने कॉल मिलाई और उसको मैंने बताया ना मैं खाना खाया और मुजम्मिल के साथ बाहर निकला हाथ धोने के लिए, तो कॉल आ गई। उसी वक्त मैंने कॉल पिक कर ली, जो मैं अमूमन उसको कॉल पिक नहीं करता। उन्होंने जब कॉल मुझे मिलाने लगे हैं और सारा फैसला हो गया, जैसे ही उन्होंने कॉल मिलाने के लिए उन्होंने कहा यस उसको कॉल करो, उसी वक्त उसके अंदर हाजिरी आ गई है। जैसे वो जानता था या क्या, वो उसके अंदर हाजिर हो गया और उसी वक्त उसने पटखना शुरू कर दिया है, तुम्हारी जुर्रत, तुम कॉल मिलाओगे, और चीज़ें फेंक रहा है और वो कर रहा है। उन्होंने कॉल मिला दी। अब वो अपने कमरे में लेटी हुई, ये दूसरे कमरे में बातें कर रहे हैं, वो वहाँ से उठी है, उसके अंदर वो हाजिर है, गुस्से में भरा हुआ है, उसकी हालत ख़राब है और वो गुस्से में और चीज़ें फेंक रहा है और नुकसान कर रहा है, मतलब गुस्से में आया हुआ है। और इधर मुझे कॉल मिला लेते हैं। जैसे ही कॉल मिलाई तो मुझे उन्होंने कहा जी मदर साहब हमारी बहन के अंदर हाजिरी आई हुई है। मैंने कहा इसके सामने कैमरा करो, जिस तरह मैंने कहानी के शुरू में कहा। उन्होंने उसके आगे कैमरा किया, मैंने उसको देखा और देखते मुझे पता लग गया ये है, तो मैंने उसको आंखों में आंखें डाली, उसने फ़ौरन मेरी आंखों में आंखें डाली और मैं समझ गया ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ताकतवर है और इसको मैं इस वक्त हल नहीं कर सकता, इसको हाथ डाला तो काम ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैंने उसको कहा कि मतलब ठीक है, तू ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, मैं जानता हूँ, लेकिन आराम से आराम से। और मैं उसकी आंखों में देखता रहा और उसको ये बताने की कोशिश करता रहा आराम से, अगर तू इतने कबीले का बड़ा है तो मेरा उस्ताद भी बहुत ताकतवर है, ये एक हमारे तरीके होते हैं। तो मैंने कहा आराम से आराम से। वो भी आराम में आ गया। खैर मैंने उसको जैसे किया कि उस अंदाज में मुझे भी फील हो गया, कोई आराम में हो गया। मैं कहा इसको रिलैक्स करो, वो रिलैक्स हो गए। खैर उसके बाद मैं, जैसे मैंने बताया ना, मैं लाहौर चला गया, उनके साथ एक लाइनअप किया। तो उस दिन जब मेरा उनके साथ लाइनअप हुआ तो उस दिन मैंने फिर हाज़िरी करवाई। हाज़िरी क्या करवाई, वो हाज़िर ही होता था। जब मैं उसके साथ बैठा तो सारी तफसील कुछ वालिदैन ने मुझे बताई थी, कुछ जब मैंने उसके ऊपर हाज़िरी की तो वो उसके अंदर हाजिर हो गया। वही जिसको मैंने राजनपुर में मुजम्मिल देख के डर गया था, जिसको वो हाजिर हुआ था और मुजम्मिल उठ के चला गया था डर के, और घर वाले भी डर गए थे मेरे। मैंने जैसे शुरू में बताया कि कैसी आवाज़ें थी, कौन धाड़ रहा था। मैंने कहा धाड़ नहीं रहा था, ये लड़की थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो मर्द की आवाज़ थी। मैंने कहा नहीं, उसके अंदर हाजिर था। तो मनान का भी जुमला मुझे याद कहता है, मामू कोई चाहे भी ना ऐसी आवाज़ निकालना, इतनी खौफनाक आवाज़ लड़की नहीं निकाल सकती। मेरी भांजी भी बोली नहीं मामू ये तो मर्द था, कोई भारी भरकम आवाज़ वाला। मैंने कहा मामू ये लड़की थी। मुजम्मिल कहता है मैं तभी तो डर के आया हूँ, ये लड़की के अंदर बोल रहा था। खैर मैंने हाज़िरी करवाई और मैं उससे हम कलाम हुआ। मैंने उससे पूछा कौन है तू, और उसने अपना तारुफ मतलब बताया। वो इतना ईजी नहीं था मेरे लिए भी, लेकिन इससे पहले मैं अपना एक बंदोबस्त कर चुका था, मुझे इजाज़त मिल गई थी। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को बताया जी ऐसे ऐसे ये हाथ, उन्होंने ओ जाओ जाओ काम करो, कुछ नहीं होता। मैं रिलैक्स हो गया, आशीर्वाद मिल गया। मैंने कहा ओके है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आशीर्वाद ज़रूरी होता है उस्तादों का। उन्होंने कहा ठीक है। जब उससे बात की, बड़े कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ था, मैंने उससे बात की, उससे पूछा, सारी कहानी मुझे पता लग चुकी थी। और मैं वहीं पर उसने बहुत सारी बातें बताई, कैसे उसने उसको देखा। पहले वो जब आया, मैंने उसको हाज़िर किया तो वो गुस्से में आया। तो उसने मुझे कहा तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे बुलाने की। मैंने कहा यार मैंने आपको बुलाया नहीं है। मैंने कहा देखें मैं एक इंसान ज़्यादा हूँ और आप करके मैंने बात की थी, तुम करके नहीं। शुरू में आप जिन ज़्यादे हैं, मुझे पता है अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता की है, लेकिन मेरे पास भी कुरान मजीद की ताकत है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो रियाजत करके यहाँ पे पहुँचते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ जो मेहनत करके यहाँ पे पहुँचते हैं। मैं ऐसे उठ के नहीं आया, मैं तो आपसे लड़ने ही नहीं आया, मैं तो जस्ट इतना कहने आया हूँ मर गई है ये, वैसे भी ढांचा हो गई है, इसको छोड़ दो। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, आपका भी और हमारा भी ताल्लुक बन ही नहीं सकता। आप इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाओगे ये मर जाएगी। दूसरी बात ये याद रखना, तुम्हारा कानून, तुम्हारा कायदा, तुम्हारा असूल, तुम्हारे कबीलों के असूल भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि तुम इस कानून को तोड़ो, कि तुम एक इंसान ज़ादी को अपनी कैद में लेके जाओ। अगर एक इंसान किसी तुम्हारी फीमेल जिन्नी को अपनी कैद में लेके जाए और यही सारा कुछ करेगा, तुम्हारे लिए क्या होगा? तुम्हारा कबीला ये बर्दाश्त करेगा? तुम एक ख़ानदानी कबीले के लड़के हो, ख़ानदानी कबीला है तुम्हारा, बहुत बड़ा नाम है, तुम कैसे कि ये कर सकते हो? अगर तुम जैसे ख़ानदानी लोग भी ये करेंगे तो फिर तो सज़ा तो तुम्हारा कबीला भी तुम्हें देगा। मैं तो तुम्हारे कबीले तक भी जाने को तैयार हूँ, और तुम जानते हो मैं किनका शागिर्द हूँ। मैं तुम्हारे कबीले तक भी पहुँच जाऊँगा, और ये तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है तुम ऐसा कर सको। खैर इस तरह की हमारी इमोशनल बहुत सारी बातें रहीं।
और एंड ये हुआ, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, आपको बताता हूँ असल बात जो मैंने जहाँ से शुरू किया था ना, ये लेके कहाँ जाते हैं, जो मुझे पता लगा। ये हुआ तय कि वो उसको एक शर्त पे छोड़ेगा। वो उसके छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मैंने कहा क्या? उसने कहा उसको इस शर्त पे छोड़ूंगा, इसकी शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा फिलहाल इस तरह करते हैं, अभी आप इसके वजूद को छोड़ दो, वजूद को आज़ाद करो, उसके बाद हम तय करते हैं शादी वाली बात को कि ये इसकी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे भी तो मर गई है, वो ढांचा हो गया, क्या शादी करेंगे, उसका हुस्न तुमने तबाह करके रख दिया है। फिलहाल इसके वजूद को छोड़ो, वजूद को आज़ाद करो, उसके बाद हम इस शर्त को भी आपस में तय करते हैं। उसने कुछ चीज़ें मांगी, मैंने घर वालों का आप लोग कर लेंगे, उन्होंने कहा जी कर लेंगे। वो सारे देख रहे थे वीडियो कॉल पे, ये सारा होता है। यूँ हमने तय किया और उसको मैंने कहा अब तुम्हें इस चीज़ की कसम उठानी है और अपने इस चीज़ की मुझे कसम देनी है कि तुम इसके वजूद में नहीं आओगे, अगला हम बाद में करते हैं। उसने मेरे साथ तय किया कि ठीक है मैं इसके वजूद में नहीं आऊँगा। उसने हल्फ दिया, एक होता है जिन्नात का, वो हमने उससे हल्फ लिया और उसके बाद लड़की गिरी और बेहोश हो गई। मैं खैर काफ़ी पढ़ता भी रहा, ये एक लंबा प्रोसीजर था। ये अगर कहेंगे तो किसी और स्टोरी में आपको ये मैं पूरा कैसे मैंने शुरू किया, क्या किया, ये तकरीबन मुझे इस पर 35-40 मिनट लगे थे ये पूरे प्रोसेस पे। इतना छोटा नहीं है, इसके ऊपर पूरी कहानी बन सकती है। आप कहेंगे तो कहानी एक और सुना दूंगा ये वाली। खैर मुख्तसर वो जब चला गया, बच्ची बेहोश हो गई, तो फौरी तौर पे मैंने कहा ये डोरी है, इसको पकड़िए। उन्होंने डोरी पकड़ी और मैंने पढ़ के उसके ऊपर कहा गांठ लगाइए, गिरा लगाइए। उन्होंने गिरा किया, मैंने फूंक मारी, बंद कीजिए। दूसरी गिरे लगाइए, 7 गिरे लगवाई मैंने, एक हाथ में पहनाई। दूसरी की 7 गिरे लगवाई, दूसरे हाथ में पहनाई। एक और 7 गिरे लगवाई, उसके गले में डाली। 7 गिरे लगवाई एक पाँव में, 7 गिरे एक पाँव में। उसको मैंने पूरा कवर कर लिया। मैंने कहा ये ना उतरे, कुछ नहीं होता। अब इसके वजूद में अंदर नहीं आता, वजूद छोड़ गया ना, अब वो ताकतवर है, मुझे पता है, अंदर नहीं आ सकेगा। मैं भी उसका जो उससे वादा किया तोड़ूंगा नहीं, इसको उतारनी ही नहीं है डोरी। खैर बच्ची थोड़ी देर तक होश में आ गई और जब वो होश में आई तो वो बोली। पहली दफ़ा उसके हाथ पाँव सीधे हो गए और वो नॉर्मल हुई, वो बोली। उसके माँ बाप खुश निहाल के बच्ची वाकई होश में आ गई। मैं खुद एक कठिन मरहला था मेरे लिए, 35-40 मिनट तो उससे हम कलाम में लगे ना। उससे पहले मैंने पढ़ाई की, बैठा, तैयारी की। ये तो एक 1.5 घंटे का काम था मेरे लिए भी, तकरीबन 1.5 घंटा लगा था मुझे, जिनकी हाजिरी से पहले भी काफ़ी टाइम था। यानी जो वो मेरे साथ हम कलाम रहा वो 35 से 40 मिनट है, वरना ये 1.5 घंटे का काम था। खैर वो नॉर्मल हो गई, वो बेहतर हो गई और मैंने कहा इसको कुछ खिलाएं पिलाएं, ये करें, एक काम कीजिए, कल फिर मुझसे बात कराइएगा। और बच्ची उस वक्त नॉर्मल हो गई। मैंने कॉल बंद की, मैं उठा, उसके बाद मैंने गुस्ल पहले भी किया हुआ था और फिर इस अमल को करने के बाद उठा, गुस्ल किया, नॉर्मल किया अपने आप को। उसके बाद फिर मैंने अपने वज़ाइफ किया, एडिटिंग करने बैठ गया। अगले दिन मेरी उससे फिर बात हुई। अब रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी बच्ची के साथ मेरी बात होती। तकरीबन 4था या 5वां दिन था, मुझे सही तरीके याद नहीं। बच्ची काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। तब मैंने उससे पूछा था, मैं उसको बेटा कह के बुलाता था। बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत लगा, वो ढांचा हो गई थी। मैंने उसकी तस्वीरें देखी थी। मैंने कहा बेटा तुम्हें ये कहाँ लेके गया था? तो उसने कहा ये मुझे अपने साथ ले गया था। मैंने कहा कैसे? टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कल पे ना रख लें। कल का आपको मेरे ख्याल में बहुत लंबी होगी, अभी ये भी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको पार्ट 2 कल कर लेते हैं कि वो जो जिन ज़्यादा था उसको कहाँ लेके गया, क्योंकि वो एक लंबा एक सफ़र है वो जो उस बच्ची ने मुझे बताया। जितना भी है इसको मैं कल पार्ट 2 में कन्वर्ट कर लूँगा। अब आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इसी का पार्ट 2 होगा। आप लोग ये भी अच्छा ये माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं थक जाता हूँ। 1 घंटा जो होता है ना, आप कहते हैं पार्ट 2 क्यों कर लिया, कहानी को सुनाना, बोलते रहना मुसलसल 1 घंटा, मैं भी थक जाता हूँ, ये जगह दर्द करती हैं, तो इसलिए मैं फिर पार्ट 2 कर लेता हूँ। कल इंशाल्लाह इसी का पार्ट 2, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि जिन ज़्यादा लेके कहाँ जाते हैं, एक अजीब ही दुनिया, एक नई दुनिया आपको बताऊंगा जहाँ वो लेके गया था, कैसे लेके गया था, कैसी दुनिया थी, क्या था वो सारा कुछ, ये कल इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। तो हो सकता है कल वो भी जो मेरा इंटरव्यू जो उसके साथ मेरा हम कलाम का था सारा, वो भी फिर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। मैं थक गया था, इसको मैंने जल्दी किया। तो कल इंशाल्लाह पार्ट 2 सुनाऊंगा इसका। तो आप लोग अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, और जिन्होंने पहले, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊँ रिक्वेस्ट करके जाऊँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए मैं जितना कर सकता हूँ आप लोगों की हेल्प, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करता रहता हूँ, फ़ी सबिलिल्लाह करता हूँ, और अपनी जान को भी इस ख़तरे में डालता हूँ, ये सच है। तो इतना तो मेरा हक बनता है कि आप लोग स्टोरी सुनते हैं तो उसको कम से कम लाइक कर दिया करें। तो इस वीडियो को और आने वाली हर वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी कहानियाँ भेजिए, और जो पहले भेज चुके हैं उनकी कहानी अभी तक शामिल नहीं हुई वो भी मुझे भेज दें। तरीका सिर्फ यही है, फॉलो करना है, वरना कहानी शामिल नहीं हो सकेगी।
व्हाट्सएप पे कहानी भेजनी है, आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। जब भी कहानी भेजिए शुरू में अपना तारुफ कराइए, नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम सारा सही बताइए, कहानी के किरदारों का नाम भी सही बताइए और आगे मेंशन कर दीजिए कि मैं फर्जी बताऊं या रियल बताऊं। एक ये ख्याल करना है। दूसरा, कहानी आपने लिख ली है उसको पहले सेंड कर लीजिए, उसके बाद एंड पे STORY स्टोरी लिखिए, उर्दू में स्टोरी लिख दीजिए। और दूसरा, आपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया लंबा सा, उसको सेंड कर दीजिए, कोई बात भूल गई है फिर छोटा सा मैसेज कर दीजिए, लेकिन एंड पे STORY स्टोरी ज़रूर लिखिए। और इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।